वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है नूर टीवी पर हर सैटरडे की सैटरडे की शाम लंदन यूके टाइम के मुताबिक 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल लेता हूं और अगर आपको कोई मसला हो जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ हो तो आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, जिस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे, आमतौर पर जब आप टीवी स्टेशन पर फ़ोन करते हैं जो नंबर दिखाई देते हैं वो प्रीमियम रेट नंबर होते हैं और बाद में आपको बहुत लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ता है। लेकिन नूर टीवी पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर आप रिंग करेंगे तो आपको जो कॉल है वो यूके लोकल रेट के हिसाब से पड़ेगी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका एक सबूत आपकी बेपनाह इस प्रोग्राम में दिलचस्पी है। हज़ारों की तादाद में कॉलर्स फ़ोन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ली जाएं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर देखते हैं आज कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सर। जी फरमाइए। मलिक साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ई सोल का कोर्स मैंने किया ना, वो नेशनैलिटी के साथ में लगा कर भेजूंगा और उसके साथ एक लेटर होता है, वो लेटर इंडेफिनेट वालों ने डाक लिया था, तो ठीक। उस लेटर के बगैर वो ई सोल वाला मैं साथ भेज दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? आपने क्या नेशनलिटी अप्लाई की है? जी, नेशनैलिटी के लिए करना है तो ई सोल का जस्ट सर्टिफिकेट भेजना है, वो साथ लेटर नहीं है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके साथ एक लेटर भी ज़रूर होता है, चूँकि लेटर कंफर्म करता है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ब्रिटिश नेशनलिटी की, वो अपने EFL में पूरी की हैं। तो इस वजह से अगर लेटर भेज दें तो ज़्यादा अच्छा, अगर नहीं है तो फिर उसके बगैर ही भेज दें, शायद वो कोई क्वेरी करें। तो अगर आप लाइफ इन यूके टेस्ट भेजते हैं फिर किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल EFL के साथ लेटर भेजना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर भेज दें तो अच्छा, अगर नहीं है तो शायद आपको कहें उसके लिए बाद में, लेकिन अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं मजस्सर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल था आपसे। जी 2006 में हमने असाइलम क्लेम किया था और 2 महीने पहले हमारा लिमिटेड लीव टू रिमेन मुझे मिला है, जो कि 2.5 साल का है। ठीक। तो मैंने पूछना था कि कितने अरसे बाद में इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकती हूँ। तो आपने किस बेस पे अप्लाई किया था? सॉरी, आपने किस बेस पे एप्लीकेशन की थी? ये फैमिली के साथ थी। बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ? नहीं नहीं, मेरे डिपेंडेंट्स है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, उनके बच्चे भी हैं 2। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको डिस्कशन ये मिली है, दो तरह की ये जो आजकल लीव्स मिलती है, एक तो होती है जो लॉन्ग रेजिडेंस वालों में देते हैं, तो उसमें 2.5 साल का 4 दफ़ा देते हैं, उसके बाद फिर इंडेफिनिट स्टे देते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे डिस्कशन लीव मिली है फैमिली वगैरह की बुनियाद पे, आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल, फिर इसमें 6 साल पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर इंडेफिनिट स्टे के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, मलिक साहब, मुझे ये पूछना था आपसे कि 1 अक्टूबर से जो ये पॉलिसी आ रही है होम ऑफिस की, जिसमें कि ये कहते हैं कि 28 डेज जो ज्यादा होंगे उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। तो 7 ईयर्स के बेसिस पे मैंने दिसंबर में एप्लीकेशन डाली है। मेरा बेटा दिसंबर 2005 में यहाँ पे यूके में पैदा हुआ था। तो क्या हम पे ये लागू होएगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इस कानून में मैंने भी नोट किया, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काबिल एतराज़ हैं। तो यही वजह है कि जब ये आगे कोर्ट में जाएगा तो शायद इस पे भी काफ़ी सारे सवालात उठेंगे और शायद ये मेंटेन ना रह सके, क्योंकि इसमें एक ये भी वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी एप्लीकेशन करता है वो इमिग्रेशन रूल्स में, तो उसको हम स्टे नहीं देंगे अगर उसने 28 डेज से अबव यहाँ पे ठहरा हुआ है। लेकिन उधर जो फैमिली कंसेशन में जिनको मिलते हैं रूल्स, जो उनको स्टे मिलता है वो इमिग्रेशन रूल्स में ही मिलता है। तो इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो ही आप 7 साल पूरे कर लें तो आप बच्चों के साथ दिसंबर में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको डिस्कशन लीव मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं 2010 में आए यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आया था, अच्छा। तो मेरा वीजा होगा, मैं एक्सटेंड कर रहा था। ठीक। तो रिजेक्ट हो गया, फिर एक अपील भी कर चुका हूँ मैं। तो अभी आपने क्या पूछना, अभी आपका सवाल क्या है? नहीं, यही पूछना है। अब एक अपील कर चुका हूँ, मेरी अपील पहली की रिजेक्ट हो चुकी है, हाँ। तो सेकेंड अपील के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है कि बस
थोड़ा लंबा खींचना चाह रहा हूँ केस को, तो मैं खींच सकता हूँ या नहीं खींच सकता हूँ, इसी सिलसिले में फोन किया मैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो पहली आपकी अपील अगर रिफ्यूज़ हुई है वो एक होता है फर्स्ट ट्राइब्यूनल, उसमें एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद जब अपर ट्राइब्यूनल में आप अप्लाई करते हैं उसके लिए जो परमिशन है लीव टू अपील के लिए आपको फर्स्ट ट्राइब्यूनल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक सीनियर जज इसको देखेगा और वो डिसीजन हाँ या ना में करेगा। अगर तो वो आपके खिलाफ डिसीजन कर देता है तो फिर आप डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल में जा सकेंगे, और अगर अपर ट्राइब्यूनल से भी केसेस आपके खिलाफ कोई फैसला हो जाता है फिर आप इसको आगे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील में ले जा सकेंगे। तो यानी अभी काफ़ी सारा आगे केस लड़ने के लिए आपके पास टाइम है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैंने शादी की लास्ट ईयर 31 दिसंबर, और मेरी वाइफ अप्लाई हुई थी मार्च में, तो अभी रिफ्यूज कर दिया है उन्होंने। वो 6 महीने की वीजा पे आई थी तो उन्होंने रिफ्यूज किया है, और मेरे साथ रही थी 20 दिन। तो वो बोलते हैं वो इसका कोई प्रूफ दो तो तुम्हारे साथ रही थी, लेकिन मैंने फोटो नहीं खिंचवाए थे क्योंकि वो मैं बिजी था थोड़ा इसलिए। और मेरे को नाम, अगर मैं मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरे को नाम चेंज करना है तो कर सकता हूँ मैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक पहले आपको एप्लीकेशन अगर आपकी रिफ्यूज़ हुई है तो उसको आगे आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपील का राइट मिला है तो ठीक है, आप अपील कर सकते हैं। अगर अपील का राइट नहीं मिला तभी आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसको आगे ले जाएं। जहाँ तक नाम चेंज करने का ताल्लुक है, हाँ आप अपना नाम एनी टाइम चेंज कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि किसी भी सॉलिसिटर के पास चले जाएं, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उसी टाइम आपका नाम चेंज कर देगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हम लोग HSMP वीजा पे हैं। अच्छा। मेरा बच्चा इधर बॉर्न हुआ था और अब वो 1.25 साल का है, लेकिन हमने उसका वीजा नहीं अप्लाई किया अभी तक। तो इस पे भी 1 अक्टूबर वाला कानून लगेगा या डिफरेंट होगा, ये बता दीजिएगा। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपका बच्चा पैदा हुआ था तो आपने जो लीगल जो आमतौर पर प्रोसीजर है वो यही करना चाहिए था कि इमीडिएटली एम्बेसी में जाकर पासपोर्ट बनवा कर उसका वीज़ा लगवा लेना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कानून उस पर लागू करेगा। जब आप नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहें तो उस वक्त उसको एज ए डिपेंडेंट उसका पासपोर्ट भी साथ भेज दें और उसकी फ़ी भी भर दें, तो मुझे यकीन है उसको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा दोस्त एक पकड़ा गया यहाँ। अच्छा। हम लोग ले गए टेक अवे में से। अच्छा। उसको अप्लाई हुआ है ह्यूमन राइट, उसमें रिफ्यूज कर दिया। अभी रेफ्यूज जिस पे किया हुआ है तो उसको मिलेगा वापस, उसको छोड़ेंगे होम ऑफिस वाले? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इस तरह वो पकड़ते नहीं है, कोई ना कोई वजह होती है। या तो आदमी कहीं अब्सकॉन्डर हो जाता है यानी साइन करना छोड़ देता है, या उसने कोई इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी की होती है, या कहीं कोई इलीगल काम करते वक्त पकड़ा जाता है तो फिर उसको पकड़ते हैं। वैसे आमतौर पर इन केसेस में नहीं पकड़ते हैं। तो ये डिपेंड है, अगर उसका केस अभी चल रहा है या उसका केस आगे चलने के इम्कान हैं तो फिर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कह सकते हैं कि उसको टेम्प्रेरी एडमिशन पर रिलीज़ कर दे। तो अगर इमिग्रेशन ऑफिसर या चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसा नहीं करता है तो आप इमिग्रेशन जज के पास उसकी बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल था, मैंने कुछ पूछना था कि मुझे जून 2010 में इंडेफिनिट स्टे मिला था थ्रू द डोमेस्टिक वायलेंस, और मेरे हस्बैंड जो ब्रिटिश सिटीजन थे, इसलिए मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी मेरी 5 साल की, उसके पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। बेटा मेरा 2.5 साल का, उसके पास भी। तो मैंने सर आपसे ये पूछना था कि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ? मेरे पास लाइफ इन द यूके टेस्ट है जो कि मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में पास किया था। जी नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें रूल ये है कि जब आपको आए हुए यूके में अगर 5 साल पूरे हो जाएं और इंडेफिनिट स्टे मिल लेने के 1 साल के बाद आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और जब ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए तो उसके बाद फिर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं आप कब आई थी। बहरहाल अगर आपको 5 साल पूरे हो गए और इंडेफिनिट स्टे मिले हुए 1 साल हो गया, फिर आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त उसकी फ़ी £851 है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये 7 इयर्स के बच्चों का जो जनवरी में मेरा एक दोस्त है उसके फैमिली के 7 इयर्स कंप्लीट हुए थे और 9 फरवरी से उसने एप्लीकेशन डाला है ना 7 इयर्स के बच्चों का, तो अभी तक उस पर कोई फैसला वगैरह नहीं आया। अगर आता है तो ये नए रूल्स के मुताबिक आएगा या वो पुराने पे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब उसने एप्लीकेशन डाली थी उस वक्त को रूल्स ही नहीं थे,
तो ऐसा था कि एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाली हुई थी, एक फैमिली कंसेशन निकाली हुई थी जो 2000 के 99 जो कि 96 में निकली थी। तो बाद में 2008 ने गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर लिया था, तो फिर उसको हम ही आगे कोर्ट्स में ले गए, तो हाई कोर्ट से हमारे डॉक्यूमेंट डिसीजन हुआ, फिर ये केस चलता रहा। उसकी रोशनी में अभी जो रूल्स हैं वो 9 जुलाई को बने हुए हैं। तो बहरहाल अगर आपके फ्रेंड्स की एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो मुझे यकीन है कि उसको 7 ईयर्स की कंसेशन की बुनियाद पर उसको स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मैं ये फरमाइए। पूछना चाह रहा था कि मैंने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया था और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मैंने कॉलेज से लेटर लेके मैंने भेज दिया था। तो अब चूंकि बायोमेट्रिक्स भी सेकंड आ गया था, बायोमेट्रिक्स दे दिया, मैंने रिजल्ट वगैरह नहीं भेजा है कुछ, तो इस हवाले से मुझे काइंडली प्लीज कुछ बता दीजिए। थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मौजूदा हालात में मुझे लगता है आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें पहली बात तो पीएसडब्ल्यू की जो स्कीम है ये ख़त्म हो गई थी। तो जो वो ख़त्म होने वाली थी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं थी तो ना ही आपने अभी तक सबमिट किया है, तो ज़ाहिर है वो आप रूल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं करते हैं, लिहाजा आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के चांसेज हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मलिक साहब। जी फरमाइए। जी जी, ऐसा है कि मुझे जून 2011 में इंडेफिनिट लीव मिला है आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। ठीक। तो सर ऐसा है कि अब मेरे न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई के क्या चांसेस है और कब मुझे करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि उसमें 2 शराइत होती हैं। पहली ये होती है कि आपको यूके में पिछले 5 साल से यूके में आप लीगल तरीके से रह रहे हो, और दूसरी बात आपको इंडेफिनिट स्टे मिले हुए 1 साल पूरा हो चुका हो। तो वो अगर आप दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, यानी 1 साल की तो आप कर रहे हैं, चूँकि जून 2011 में आपको मिला था, तो अभी तो जून 2012 हो गया है। तो अगर पिछले 5 साल में लीगल थे और लाइफ न्यू के टेस्ट आपने पास कर लिया है तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मैं लॉयर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि जो अभी अभी इन्होंने कानून पास किया है कि 18,000 तनख्वाह होनी चाहिए पाकिस्तान से मंगेतर बुलाने के लिए, तो वो अभी है लॉ के खत्म कर दिया गया है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ ये कानून बन गया था, ये 9 जुलाई को लागू हो गया था कि आपके पास अगर 18,600 पाउंड आपकी इनकम है और आप काम कर रही हैं पिछले 6 महीने से, तो फिर कोई भी आदमी अपने हस्बैंड या मंगेतर को बुला सकता है। लेकिन एक और भी इसमें उन्होंने रखी है कंडीशन कि अगर आपके पास तकरीबन 17,000 पाउंड बैंक में हों सेविंग पिछले 6 महीने से, तो फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कानून, इसको हम कोर्ट में ले गए थे, तो इसके कोर्ट में तकरीबन हमारे हक में डिसीजन आया है। अब उसके मुताबिक ये नए रूल्स बना रहे हैं, तो अब इसमें नए रूल बनने में काफ़ी देर लग जाएगी। बहरहाल जब नए रूल बनेंगे उस वक्त देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो जब तक नए रूल नहीं बनते हैं ये पुराना 18,600 वाला रूल ही लागू रहेगा। तो अगर सेविंग्स आपके पास को 17,000 पाउंड की हैं फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है मलिक सर? जी ठीक है, फरमाइए। जी मैं यहाँ पे आया था स्पॉन्सर वीजा पे, मेरे भाई ने मुझे स्पॉन्सर किया था और अच्छा। मैं रुक गया था। मैं लास्ट 4 साल से यहीं पे हूँ। अच्छा। लेकिन बीच में मेरा प्रॉब्लम हो गया था, काम करते वक्त मैं पकड़े गया था और उन्होंने मुझे सेंटेंस भी की थी। फिर बाहर मुझे निकाला है अभी और साइन करने पे लगाया, मुझे एवरी वीक जाना पड़ता है। तो कोई चांसेस है ऐसा कि मैं ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन कर सके? ऐसा कोई अगर है तो आप बताएं प्लीज। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में गलती आपने की, जब यूके में आए थे उसी वक्त किसी वकील से मिलकर अपने स्टे को रेगुलाइज रखना चाहिए था, आपने ओवरस्टे नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ आपके खिलाफ गई है। तो मौजूदा वक्त सिचुएशन ये है कि जब भी कोई आप जैसा आदमी आप पकड़े जाते हैं तो आपके वो फोटोग्राफ ले लेते हैं, तो आपको साइनों के ऊपर लगा देते हैं। तो इस दौरान वो ये करते हैं कि आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेते हैं, और किसी दिन आप जाते हैं साइन करने के लिए तो कहते हैं जी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेडी है, तो आप यहाँ से वापस चले जाएँ। तो बहरहाल आप किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें तो मुझे लगता है शायद आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन सारे सर्कमस्टांसेस किसी वकील को बताना पड़ेंगे, तो वो आपको एडवाइस करेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मैं वुलवरहैम्पटन से बोल रहा हूँ, सौरभ जी। जी तो मैं बात करना चाहता था, आपसे सवाल करना चाहता था कि मेरे को 2 वीक हो गया, 3 वीक हो चुके नियरली हो गए हैं। बायोमेट्रिक के लिए था, ILR के लिए मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। तो अभी तक कुछ उनका ओवर 6 मंथ हो चुके हैं मुझे ऐसे करते हुए। तो बायोमेट्रिक के लिए 3 वीक हो चुके हैं, तो क्या करना चाहिए मुझे अभी?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, ज़ाहिर है आपका केस उनको मिल गया था, तो दरमियान में ओलंपिक्स की वजह से काफ़ी बैकलॉग जमा हो गया था। तो अभी अगर आपके हो गए हैं बायोमेट्रिक्स, तो आप वेट करें, तो चंद ही वीक्स में अब आपके केस का फैसला कर देंगे। तो अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हो, तो मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी। हाँ जी, मैं वेस्टर से बोल रहा हूँ। अच्छा। मैंने इंडिया में वो टेस्ट पास करके मैं यहाँ पे आया हूँ कैट की। तो अगर मुझे यहाँ पे इंडेफिनिट के लिए भेजना है तो मुझे लाइफ इन द यूके पास करना है या वो सर्टिफिकेट चलेगा? आप किस वीज़े पर हैं? मैं परमानेंट वीजा पर यहाँ पे मैरिज ग्राउंड पे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, वो इंग्लिश टेस्ट अलग चीज़ है, यहाँ से लाइफ इन यूके टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी भी शादी के बेस पे अप्लाई करता है, यहाँ से अप्लाई करता है या बैक होम किसी कंट्री से अप्लाई करता है, उसके लिए एक इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आदमी यहाँ पे अब जैसे आप आए शादी के बेस पे 2 साल पूरे कर लें, और जब नेक्स्ट अप्लीकेशन इंडेफिनिट स्टे के लिए करेंगे तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट ज़रूरी है। या अगर लाइफ इन यूके टेस्ट किसी वजह से ना कर सकते हो तो फिर ESOL फॉर सिटीजनशिप जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पाकिस्तान से विजिटर बंदा आता है तो इधर आके किसी ब्रिटिश से शादी कर ले, तो उसकी यहाँ स्टे अप्लाई करने के लिए उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा दोबारा, कि वो यहाँ रहकर अप्लाई कर सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, वो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ साल पहले एक कानून उन्होंने बना दिया था कि जो विजिटर्स होंगे तो वो यहाँ आकर अगर एप्लीकेशन मैरिज की करेंगे, वो यहाँ से उनको स्टे नहीं देंगे। एक स्पेशल रूल उन्होंने बनाया है, इस वजह से यहाँ से चांसेस नहीं होते, उनको वापस भेजेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ऐसे आदमी वापस चले जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले उनको वहाँ पे खासा टफ टाइम देते हैं। वो कहते हैं आपकी जो इंटेंशन थी, आपकी जो नीयत थी वो विजिट की थी, तो आपने शादी क्यों की है, तो इस वजह से उनके केस थोड़ी देर लटका देते हैं। तो अगर ऐसा कोई आदमी है तो मेरा यही मशवरा है कि वो वापस चले जाएं और वहाँ जाकर शादी करके वहीं से एप्लीकेशन करें, क्योंकि विजिटर अगर विजिट के दौरान यहाँ शादी कर लेता है तो बाद में इसकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सवाल आया था कुछ मैंने कंप्लीट किया था टॉप जो मास्टर्स डिग्री है वो, और एप्लीकेशन अपना कंप्लीशन जो असल में आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही है, तो आप दोबारा रिंग कर लें। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। हेलो। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, जो कॉल शायद उनको बात नहीं सुनाई दे रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पूछा था कि मैंने इस साल जनवरी में वो पास किया था लाइफ इन द यूके टेस्ट, और मेरे वीजा लगे को इंडेफिनिट को 2 साल हो गए, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। तो किसी ने कहा था कि लाइफ इन द यूके एक्सपायर हो जाता है, तो क्या सही है वो बात या गलत है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, एक्सपायर नहीं होता है। तो अगर आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया, उसको आप नेशनलिटी के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो इंडेफिनिट स्टे के लिए अगर यूज़ किया था तो वो अच्छा किया था, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। फिलहाल इसकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। ये हमारे बच्चे को इधर 7 साल होने में 1 महीना बाकी है, ओवर स्टे हो गया था 2 बच्चा। एक बच्चा इधर बोर्न हो गया तो उसको 5 साल हो गया, और मैं इधर से 9 साल से ओवर स्टे हो गया। तो हमने अभी अप्लाई कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, और करना है तो कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा? और दूसरा, इसका ये इनकम का प्रॉब्लम उसमें आएगा, थोड़ा करिएगा प्लीज। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके साथ बच्चे के साथ 7 साल हो गए तो फिर तो 99% चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा, अगर बच्चे के साथ 7 साल पूरे किए हैं। तो अगर 7 साल पूरे नहीं हुए, थोड़ा सा कम है, तो किसी वकील के पास जाकर मशवरा कर लें कि शायद वो किसी और कैटेगरी में आपके लिए एप्लीकेशन कर सकें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैंने अभी आगे फोन किया था कि मेरे को नाम चेंज करवाना है। अच्छा, नहीं, आप मुझसे बात करें, आप टीवी ना देखें। हाँ। मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, चूंकि आप अपना वो जो मुझसे टेलीफोन पे बात नहीं कर रहे हैं बल्कि टीवी देखना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी। जी फरमाइए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इसमें अगर तो कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है या बाहर से आया, अगर तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या फिर किसी गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर तो काम की परमिशन है। और लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है तो फिर उसको काम की परमिशन नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में काम की परमिशन है, तो आम किसी अगर छोटे मोटे कॉलेज में फिर काम की परमिशन नहीं दे रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मुझे ये पूछना था कि मैं 2010 में आई थी दिसंबर में। अच्छा। तो दिसंबर में आई थी और मुझे अभी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए कितने मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगी? तो किसके लिए? इंडेफिनिट स्टे के लिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप मैरिज की बेस पे यूके में आई हैं तो फिर आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और आपके हस्बैंड की, तो जो आदमी काम करता है उसकी 3 महीने की पे स्लिप और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और साथ इकट्ठे रहने का प्रूफ भी आपसे मांगेंगे। और अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर लें, आपको लाइफ इन यूके टेस्ट या EFSL की भी ज़रूरत पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, सवाल था ये जो लिमिटेड राइट्स हैं अपील के, इनका क्या मतलब है? ये हेयरिंग के राइट्स देते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ये असल में इमिग्रेशन वाले आपको कंफ्यूज करते हैं। तो बहरहाल अगर आपको लिमिटेड राइट ऑफ अपील मिला है तो आप उसके खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं। तो कहें कि हाँ मुझे लिमिटेड मिले थे। या असल में ह्यूमन राइट्स एंगल से अगर कोई हो तो फिर बाज़ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें अपील का राइट नहीं है, लेकिन अगर उसमें ह्यूमन राइट्स एंगल था या है तो फिर आपको अपील का आगे राइट है। तो आमतौर पर ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें ताकि आपका रिफ्यूज़ल लेटर वो देख कर बताएगा। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ये उसका कॉन्सेप्ट है, अगर ह्यूमन राइट्स इसमें इन्वॉल्व है तो हाँ फिर आपको अपील का राइट है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। भाई मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा को 1975 में जो है 1979 में इंडेफिनेट इशू हुआ। अच्छा। तो जो है वो उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया माइफ बंद करो। तो आप जो है वो इसको मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा या इसको जो है वो मुझे आपको ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ेंगे? वो अभी कहाँ पे हैं और उनका अभी क्या वो इंडेफिनिट स्टे है? पाकिस्तान में मेरे पास है, इधर हमारे साथ हैं अभी। तो वो यूके आती जाती रही हैं? यूके उन्होंने 2 दफा विजिट उन्होंने किया है उधर यूके का ना, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने फर्दर वो वीजा नहीं पा। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो किसी को इंडेफिनिट स्टे यहाँ पे मिल जाता है तो उसके बाद एक बाहर अगर आदमी जाता है तो मैक्सिमम 2 साल तक बाहर रह सकता है। तो अगर कोई 2 साल से ज़्यादा रह जाए तो इंडेफिनिट स्टे कैंसिल हो जाता है। फिर उसको नए सिरे से अगर किसी कैटेगरी में आता है तो अप्लीकेशन करना पड़ेगी। तो अगर आपकी वालदा पाकिस्तान में 2 साल से ज़्यादा रही हैं तो फिर उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो अब अगर अप्लीकेशन करेंगे तो किसी वकील से मशवरा कर लें कि शायद किसी और कैटेगरी में नए सिरे से शुरू करें तो हो सकता है, तो पुराना जो है ख़त्म हो गया है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मलिक साहब, मैंने जो टॉप अप MBA था उसमें हमने काफी सारे लड़कों ने MBA किया था, और जो PSW खत्म होने से पहले हम सबने। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी आवाज आ रही है सर आप? हाँ जी अभी आ रही है। क्या था आपका? जी मैं ये कह रहा था कि हमने जो PSW के लिए एप्लीकेशन खत्म होने से पहले हमने कंप्लीशन लेटर पे काफी सारे लड़कों ने। जी मुझे आपकी कॉल आवाज नहीं आ रही थी तो आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। तो देखते हैं नाज़रीन हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर जी मैं 2006 ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ठीक है। ਤੇ जी उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ अपीलां वगैरह खत्म हो गई, कैंसिल हो गया सब कुछ। फिर फ्रेश क्लेम डाला, वो भी कैंसिल हो गया। फिर फर्दर सबमिशन, अभी मेरा केस CA यूनिट में है, उनके पास एक फर्दर सबमिशन मैंने डाली हुई है। फोटो वगैरह भी भेजता रहा लेकिन अभी उसका कोई आंसर नहीं आ रहा है। 6-7 महीने गुजर गए। तो अभी थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर दें कि लेगेसी केसेस या CA यूनिट क्या करने वाला है नेक्स्ट, बड़ी मेहरबानी होगी। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने 2006 में असाइलम क्लेम की थी तो इसका मतलब आप लेगेसी में आते थे, चूंकि वो लोग जिन्होंने 2007 मार्च से पहले एप्लीकेशंस की वो सब लेगेसी में आ गए, उन सबको स्टे मिल रहा है। तो आप भी उस कैटेगरी में। तो मुझे हैरत है कि अगर आपको रिफ्यूज़ हो गया था, कोई हाई कोर्ट वगैरह में चले जाते आपके चांसेस थे। तो बहरहाल अगर अभी आपका केस लिवरपूल एक ऑफिस है वहाँ डील कर रहा है, अगर वहाँ पे आपका केस चल रहा है तो इंतजार करें आपके केस का क्या फैसला होता है। पहली बात तो कि चांसेस हैं आपको स्टे मिलने के, तो अगर किसी वजह से नहीं मिलता आप उसको आगे कोर्ट में ले जा सकेंगे।
नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे बताया गया कि टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार चंद ही मिनट्स में आपसे फिर मुलाकात होती है।